नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए हम लोग इतिहास में घूम रहे हैं और यहां पर मिडावल हिस्ट्री तक हम पहुंच चुके हैं। मुगल काल को लेकर के हमने पहले भी एक लेक्चर लिया है, अब जिसमें आपने देखा होगा तो मैंने बाबर की चर्चा किया था और बाबर के अलावा हुमायूं जो उसका पुत्र है उसके शासनकाल की चर्चा किया। यहां हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं, मुगल काल के और 2-3 शासकों की चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है जिसके अंतर्गत हम लोग 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं, वह देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बाबर, हुमायूं और उसके बाद हुमायूं का पुत्र कौन आता है मुगल साम्राज्य में? अकबर। तो अकबर को लेकर के पहले हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करें यहां से। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता दूंगा, आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूंगा और उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। तो अकबर का जन्म कब है? 15 अक्टूबर 1542 को। कहां पर? अमरकोट सिंध, जो कि राजा वीर साल के महल में हुआ है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, चूंकि होता है क्या है कि मैं जो पीवाईक्यू देख रहा हूं बीपीएससी का नेचर, वो बीपीएससी का नेचर बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। कभी बहुत ज्यादा फैक्चुअल आता है और कभी थोड़ा सा क्रिटिकल पूछता है, तो दोनों तरीके से हमें अब तैयारी करनी है ना। तो यहां पर ये देखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। पिता कौन? हुमायूं, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कहा। अकबर को फरजंद यानी कि पुत्र कहता था वो। मतलब फरजंद जो होता है इसका मतलब पुत्र ही होता है, तो कई बार अगर ये पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा। और राज्योरोहण जो होता है यानी कि वह राजा कब बन रहा है, तो वह 14 फरवरी 1556 को, और कलानौर जो कि पंजाब में पड़ता है। और उस वक्त आयु कितनी है? देखिए, अकबर को लेकर के हमेशा चर्चा किया जाता है कि बेहद कम उम्र में ये राजा बन जाते हैं, तो 14 वर्ष ही उम्र रहता है। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है बैरम खां, जो कि इनके संरक्षक हैं, वजीर हैं, मंत्री हैं, और यहां पर जो है इनके मदद से इनका पूरी तरह से शासन व्यवस्था चलते रहता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैरम खां पहले भी पूछा जा चुका है, इस स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण चीज था। अब अकबर की राजपूत नीति से मैंने देखा है कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे ना तो एक ऐसा टॉपिक है, चूंकि अकबर का राजपूतों से काफी टकराव रहा, तो इस वजह से प्रश्न यहां से रहता है। अब उसमें मैंने देखा है कि यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि प्रथम राजपूत कौन थे। ऐसे प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, उनका नाम था राजा भारमेल, जो कि आमेर के और 1562 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, प्रथम राजपूत विवाह, चूंकि अकबर कई विवाह करते हैं तो प्रथम राजपूत विवाह को लेकर के चर्चा किया गया। हरखाबाई, जो कि बाद में जोधाबाई भी जिनको कहा गया, सांभर में विवाह होता है और इसी से शहजादा सलीम यानी कि जिसका नाम जहांगीर है उसका जन्म होता है, ठीक है, जो आगे चल के सत्ता संभालता हुआ भी दिखेगा। अब कुछ युद्ध को लेकर के चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में होता है, वह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम मध्यकाल की चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक इस युद्ध को लेकर के चर्चा करते हैं। और यह चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर यहां पर आते हैं जिसका नाम है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतापी योद्धा होते हैं और इनके बीच जो है वह काफी एक झड़प भी होता है, युद्ध भी होता है। और समझिए कि अकबर भी, हालांकि हैं तो एक तरह से दुश्मन भी, विपक्षी खेमे में है, लेकिन अकबर भी महाराणा प्रताप का काफी सम्मान करता है, क्योंकि उसको हमेशा लगते रहता है कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही स्वाभिमानी योद्धा है ना। और मानसिंह के साथ टकराव देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप ने अकबर की संप्रभुता कभी नहीं स्वीकार किया। जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट झेला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो वो इस बात को लेकर के कभी एग्री नहीं हुए कि मुगल साम्राज्य की वह अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अंतिम संधि जो होता है वह 1615 में राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच होता है। चूंकि इसमें देखेंगे तो विवाद लंबे समय तक चलता रहता है। अब चलिए, चूंकि यहां से प्रश्न आता है हल्दी घाटी से लेकर के, तो थोड़ा सा जान लेना है। अकबर की धार्मिक नीति और सुधार से कई प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे
सूफी चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया, अजमेर दरगाह यात्राएं की, सुधार कई है जो समय के साथ किया गया है वो आपसे पूछा जा सकता है। खास करके जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है उसमें एक तरह का प्रश्न आप देखे होंगे, सुमेलित कीजिए, पढ़ा है ये प्रश्न ना, देखा होगा, हर एक बार ये देखने को मिलता है और इस तरह के प्रश्नों की बारंबारता बढ़ती जा रही है। उसमें क्या होगा, विभिन्न सुधार दे दिया जाएगा और वर्ष दे दिया जाएगा और कहेगा मिलान करने के लिए, सही मिलान कीजिए। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरह से आपको दे दिया है। दास प्रथा समाप्त करने की बात वो 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया वो 1563 में, और जजिया कर समाप्त किया गया 1564 में। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से कई बार ये प्रश्न जजिया कर समाप्त अकबर के द्वारा किया गया और कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, वह 1564 में होता है। सामाजिक सुधार जैसे कि बाल विवाह रोकने के प्रयास किए गए, हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि बाल विवाह लगातार चलता रहा, अभी भी हो रहा है तमाम कानूनों के बावजूद, लेकिन हाँ अकबर ने बहुत ये कोशिश जरूर किया कि बाल विवाह को जितना कम किया जा सकता है, और बहुविवाह नियंत्रण, पहली पत्नी बांझ होने पर ही दूसरा विवाह करे, इस तरह की व्यवस्था किया गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है महजर नामा स्थापना जो है वो 1579 में किया गया। धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय बादशाह का ही माना गया। दीने इलाही तौहीद इलाही की शुरुआत जो की गई 1582 में, ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। केवल बिरबल जो है हिंदू के मामले में कहें तो वह इसमें शामिल होता है, बल्कि बिरबल पहले हिंदू भी होते हैं जो उसको दीन इलाही को मानते हैं, एक नया धर्म अकबर ने चलाया था। तो ये सारे चीजें जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार आया है। अब प्रशासनिक प्रणाली को लेकर के करें, क्योंकि अकबर की जो बातें की जाती है और कहा जाता है कि अकबर महान हुआ, तो वह जब भी बातें की जाती है उसकी मूल वजह जो धार्मिक सामाजिक सुधार है वो तो है ही, लेकिन जो ये प्रशासनिक प्रणाली है यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक नींव यहां से अकबर ने मजबूत कर दिया था। सैन्य रूप से इसी कारण अकबर को भारत का नेपोलियन और प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा गया। ये दोनों चीजें इसी के लिए कही जाती है। इसके अलावा मनसबदारी प्रणाली की अगर चर्चा करते हैं, जो कि अकबर के समय काफी चर्चा रहता है, प्रश्न पूछा गया। शुरुआत 1574-75 से 19वां शासन वर्ष दशमलव प्रणाली आधारित ये रहा। वर्गीकरण देखिए, इसमें जात जो है वो पद की प्रतिष्ठा को सूचित करता है, और सवार कहा गया घुड़सवार संख्या के लिए। ये शब्द पूछे गए हैं पहले कि ये शब्द किसके लिए चर्चा में आया। टर्म पूछा जाएगा कि जात की चर्चा किस, विभिन्न आपको दे देगा 4 विकल्प, और जात किसके लिए चर्चा में आया है, तो पद की प्रतिष्ठा के लिए टर्म का यूज होता है, और सवार घुड़सवार संख्या जो होता है उसके लिए होता है। ठीक है, सेना की श्रेणियां देखेंगे, ये अगर 10 से 500 है तो मनसबदार, 500 से 2500 है तो अमीर, और 2500 से ऊपर होता है तो अमीर ए आजम कहा जाएगा उसको। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सैन्य सुधार की अगर बात करें तो घोड़े पर दाग प्रथा पुनः लागू किया गया, वो 1573-74 में हुआ था। आर्थिक राजस्व सुधार की अगर बात किया जाए तो टोडरमल बंदोबस्त, दहसाला प्रणाली 1580 में, और 10 वर्ष के जो कहा जाए कि औसत उत्पादन मूल्य का 1/3 वो राजस्व में आपका चला जाएगा। तो ये सब कुछ जो है वो आर्थिक सुधार के अंतर्गत देखा गया। लेकिन जब मुगल साम्राज्य की हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी एक हमें देखने को मिलता है, वो आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में। वो क्या है, स्थापत्य आर्किटेक्ट को लेकर के बात किया जाता है। वो क्या था, देखिए फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया गया, जो कई बार पूछा गया है। बुलंद दरवाजा कई बार पूछा जा चुका है गुजरात विजय स्मृति में। और इसके अलावा प्रसिद्ध भवन कौन है, पंचमहल, जोधाबाई महल, दीवाने आम या खास, बिरबल कोठी। इसके अलावा मकबरा सिकंदरा में देखा जाए जहांगीर द्वारा पूर्ण होता है कब, 1613 में। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो बार बार प्रश्न में बना रहता है, तो इसलिए मैंने एक बार आपके नजर पे डाल दिया है। कला साहित्य और अनुवाद कार्य भी देख लीजिए, जो ये है रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद ये होता है फैजी, बदायूनी और नकीब खां के द्वारा। फैजी ने लीलावती, बदायूं ने रामायण, अब्दुल फजल ने कालिया दमन का अनुवाद भी किया। जैन विद्वान हरि विजय सूरी उपाधि इनको जगत गुरु का मिला, और जिनचंद्र सूरी उपाधि इनको युग प्रधान का दिया गया, और जरी कमल उपाधि इनको
जो है मोहम्मद हुसैन। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार फैक्ट में अकबर से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं वो प्रश्न के माध्यम से भी मैं चर्चा कर लूंगा। अब जरा जहांगीर के विषय में समझते हैं। 1605 से 1627 तक देखने को मिलेगा। जन्म 30 अगस्त 1569 को, और पिता निश्चित तौर पर अकबर, माता मानबाई जिनको हरखाबाई भी कहा गया, उपनाम क्या है, शहजादा सलीम। और राज्याभिषेक कब होता है, 1605 में। कहां पर, आगरा के किला में। कई लोग यहां पर दिल्ली वाले किला लगा के आते हैं, ये गलती नहीं करना है, आगरा के किला में होता है। मुगल साम्राज्य का जो शुरुआती दौर भी देखा जाता है वो आगरा को लेकर के बात किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये अभी हम जहांगीर की चर्चा कर रहे हैं, जब हम औरंगजेब की चर्चा करेंगे तो औरंगजेब भी जब अपने बाकी भाइयों से एक तरह से संघर्ष करता है, गवर्नर रहता है, तो वो भी कोशिश करता है कि वह आगरा के किला जल्दी पहुंचे, ताकि अपने पिता की मृत्यु के बाद, ताकि वह अपने आप को जो है वह शासक घोषित कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आगरा किला। धारण की गई उपाधि क्या है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। शासन की व्यवस्था कहते हैं, शासन का स्वभाव नीति क्या रहा है, अकबर की उदार परंपरा इसने जारी रखा। गद्दी पर बैठते ही लोक हितकारी आदेश भी देने शुरू कर दिए। अब राजपूतों को के साथ जो है मुगलों की पॉलिसी, उसके साथ क्या होता है, संबंध कैसा रहता है। मेवाड़ संधि, जैसा कि मैंने कहा था, 1615 में चित्तौड़ संधि होता है, पक्ष राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच यह संधि किया जाता है। अब यहाँ पर एक मैंने देखा है कि जहाँ एक टॉपिक है जिससे अधिक प्रश्न आए हैं, वो विदेशी संपर्क को लेकर के, अंग्रेज से कैसा संपर्क रहा, कौन यात्री रहे या दूत रहा, अवधि क्या रहा, यानी कि टाइम पीरियड, और क्या क्या महत्व उसका हुआ, चूंकि इसमें से कई प्रश्न आपको बनते हुए दिखेंगे। विलियम हॉकिंग्स 1608 से 11 प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधि, उपाधि क्या है, इंग्लिश खां। सर थॉमस रो 1615 से 19 में देखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं, और राजा जेम्स प्रथम जो है उसका दूत। फ्रांसिस्को पेलशर्ट जहांगीर काल में आता है, पुस्तक जो है जहांगीर इंडिया की चर्चा। और पीटर मुंडी जहांगीर काल में आता है, ये एक ट्रैवलर होता है, यात्री होता है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, कौन यात्री या दूत रहा, किसके अवधि में आया, क्या उसने काम किया, या क्या उसका महत्व है। इसके अलावा स्थापत्य कला से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, या मकबरा से, जैसे बाबर का मकबरा की चर्चा करेंगे, काबुल अफगानिस्तान में। जहांगीर के मकबरा शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा पिता की स्मृति में 1612 से 28 पूर्णतया संगमरमर और पियत्रा दुरा कला से। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपको प्रश्न आ सकता है। अब जरा उससे आगे स्टेज चलते हैं, शाहजहां पर पहुंचते हैं। शाहजहां का जन्म जो है 1592 ईस्वी में लाहौर में। पिता जहांगीर, माता जो है जगत गोसाई, मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री होती है। विवाह 1612 ईस्वी में और अर्जुमंद बानो बेगम से उर्फ मुमताज महल, ठीक है, आसफ खां की पुत्री होती है। उपाधि 1628 ईस्वी में अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब कुराने सानी की उपाधि। और राज्याभिषेक इसका भी कहाँ हो रहा है, आगरा में। आगरा नहीं भूलना है आप लोग को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। राजधानी फिर स्थानांतरित ये कर लेता है, और आगरा से शाहजहानाबाद होता है, यानी कि दिल्ली। अब मामला समझ में आ रहा है कि यहां के बाद हम दिल्ली की चर्चा करेंगे। कला स्थापत्य की बात किया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाएगा कि ये स्वर्ण काल के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो शाहजहां का स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। जब ताजमहल की बात करते हैं, दुनिया का जो हम अजूबा कहते हैं, वह भी इसी के काल में होता है। प्रमुख निर्माण जैसे ताजमहल आगरा में, लाल किला, और शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, ये आपको आगरा वाले किला में भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। इसके अलावा शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद आगरा में है, आप जब कभी जाएं तो ये जरूर देखें। जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली का, वो इन्हीं के काल में। फिर लाल किला जो दिल्ली का है, पश्चिमी द्वार लाहौरी दरवाजा, और दक्षिण द्वार जो है दिल्ली दरवाजा, ये आपको देखने को लाल किला में, अगर कभी आप दिल्ली आए तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। साहित्य को लेकर के भी काफी चर्चा आया, चूंकि साहित्य में खुद भी इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा। अगर देखें तो 2 फारसी शैलियां, भारतीय फारसी शैली प्रमुख विद्वान रहे, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिश, चंद्रभान ब्राह्मण। और ईरानी फारसी शैली की बात जो किया गया, इन्होंने बढ़ावा दिया, उसके प्रमुख कवि देखेंगे अमीनाय कजवीनी, जलालुद्दीन तबातबाई और कलीम जो है वो राजकीय नियुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कवि का भी एक लिस्ट मैंने दे दिया है, जिससे संबंधित अगर आपको प्रश्न रहता है तो आप जान सकते हैं। भारतीय भाषाओं में साहित्य की अगर चर्चा करेंगे तो कविंद्राचार्य रचना जो है कविंद्र कल्पलता शाहजहां की प्रशस्ति रहता है। ब्रज
अवधि का इसमें समन्वय आपको देखने को मिलता है, और तीर्थ का टैक्स समाप्त करवाया, ये भी यहाँ पर चर्चा इसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के एक ब्रीफ आपको मैंने 10-15 मिनट में दे दिया है, ठीक है। इतनी जानकारी हो जाए उसके बाद एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब यहां पर हम जो इसको लेकर के प्रश्न समाधान करेंगे, उससे जवाब ढूंढेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अभी हमने चर्चा किया था, अगर आपको ध्यान होगा, हकीम खान को हमने चर्चा किया कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य ये लड़ा गया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था। अब यहां पर देखेंगे 4 विकल्प आपको दिया गया है, जिसमें से अगर ध्यान है तो कछवाहों से यह किया गया था। सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे में, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? यह बेहद महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा दीजिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि यह प्रश्न पूछा गया है, और नाम है मुइनुद्दीन चिश्ती, है ना। तो ये एक सूफी संत हुआ करते थे, इनमें बहुत आस्था था, और यहाँ पर चिश्तिया संप्रदाय से आते थे। अकबर यहाँ पर बराबर जाते भी थे। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज है ना। 4 विकल्प दिया गया, यानी कि शासक का नाम आपको बताना है, और जाहिर सी बात है अकबर को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डी विकल्प के साथ यहां पर जाएंगे। देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए नई जब्ती प्रणाली का प्रचलन होता है, जो कि भूमि के सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण करने के लिए ये सब काम आता है, उसी में इसकी चर्चा की जाती है। आगे बढ़े। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? ठीक है, 4 विकल्प यहां पर, आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी। आप लोग को अगर पहले से पता हो ना, तो आप मुझे लिख करके ये बता सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं, क्योंकि एक बार मैं चर्चा तो कर ही चुका हूं। थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिलता है। तो यहां पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प के साथ यहां से हम चलेंगे। आगे चले छठे पर, अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया किसके द्वारा? क्या वो अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, मानसिंह, और या फिर जितने भी विकल्प हैं कोई नहीं। इसमें अगर आपको ध्यान होगा, जहांगीर को लेकर के चर्चा किया जाता है। नवंबर 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी को उपाधि धारण करती है। जहांगीर ने अपने पक्ष में सरदारों को उच्च पद जो है वो प्रदान किया। उनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार होता है वीर सिंह देव, और उसी को यह पुरस्कृत किया गया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी कि बी विकल्प जहांगीर के साथ हम चलेंगे। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है? नूरजहां का गुट भी बनता है सत्ता परिवर्तन के लिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, समझिए। उसमें से एक देखेंगे तो वह जहांगीर ही नहीं होता है, ठीक है। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट यानी कि जुंटा दल का निर्माण करता है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 8वां, बनारस एवं इलाहाबाद के बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? चूंकि तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया गया था वो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन पक्ष कौन रखते हैं? कविंद्राचार्य, ठीक है। कविंद्राचार्य उस समय के बहुत बड़े, देखेंगे तो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के बहुत बड़े आचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के इनकी एक कोशिश रहा, और इसकी वजह से ये काम हुआ था। मुमताज महल का असली नाम क्या है? ये भी पूछा गया है, तो एक बार ध्यान रख लीजिए, चूंकि हो सकता है आ जाए कभी। अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ए विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। अब चलिए 10वें पर, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में होता है? और वो हम सब ने पढ़ा है। उपनिषद यहां पर है, ध्यान रखना है, वह किसके समय होता है? शाहजहां के समय। क्योंकि उपनिषद का फारसी अनुवाद जो है शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने शेर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसमें अगर देखा जाए तो 52 उपनिषदों का अनुवाद देखने को मिलता है। ये आपको ए विकल्प के साथ जाना है। अब चलिए ये प्रश्न आखिरी आपके लिए, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, या फिर अमीर हसन, या फिर शुजा? 4 में से एक विकल्प सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।